जी, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो आपने सवाल पूछा, इसमें सबसे अहम बात जो समझने वाली है कि जब इन्फ्लेशन होती है या आपका डॉलर रूपी पैरिटी तब्दील होती है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके जो अगर परसेंटेज आपकी सेम है तो आपकी आमदन बढ़ जाती है, यानी टैक्स आपके बढ़ जाते हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इवन इन्फ्लेशन के साथ कीप अप नहीं कर सका। इसका मतलब है ज़ीरो से कम टैक्स एफर्ट है आपकी। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल ये हो सकता है। इस साल भी जो कह रहे हैं कि जी 30% बढ़ गई है पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्शन, वो ज़्यादातर इसलिए बढ़ी नहीं है कि इन्होंने कोई कारकर्दगी का कमाल दिखाया है, वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि महंगाई हुई है। अभी एवरेज जो महंगाई अभी बता रहे हैं तकरीबन 26% है। तो 30% का मतलब ये है कि अगर आप पिछले साल की जो हाई रेट्स हैं, क्योंकि ये एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अगर मिलाएं तो एफ़र्ट तो ज़ीरो है। सो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ समझने की ज़रूरत है FBR के बारे में, जो शायद कोई बताता नहीं है या कोई समझते नहीं है, FBR एक टैक्स कलेक्शन एजेंसी नहीं है। ये समझने की बात है। जितने पैसे वो कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर पहले से डिटरमिन्ड होते हैं, वो जाके खोज करके नहीं लेके आते। तो लेकिन FBR है क्या? FBR बुनियादी तौर पे एक रिफ़ंड ऑर्गेनाइजेशन है। उनका जो सारा स्टाफ है, जितने मैन आवर्स इस्तेमाल होते हैं, जो उनके अफसरान हैं, जो सब कुछ है, वो उनका सारा वक्त रिफ़ंड प्रोसेसिंग में होता है कि किसके कितने पैसे वापस करने हैं, क्योंकि वो लेते हैं इंपोर्ट स्टेज पे या दूसरे प्री डिटरमिन्ड रेट्स होते हैं सारे। उसके बाद फिर आप आके अप्लाई करें तो फिर आपको रिफ़ंड मिलता है। उसकी कई मुख्तलिफ मद्दे हैं, कुछ वो इंसेंटिवाइज़ करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इनकी जो लेबर फोर्स है FBR की देखें, इसमें से कितना हिस्सा टैक्स कलेक्शन पे और कितना हिस्सा रिफ़ंड पे लग रहा है। तो जिस दिन अगर आप एक FBR चाहते हैं, तो जिस दिन इनका काम जो है रिफ़ंड कम होगा और टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा, उस दिन FBR ठीक हो जाएगी। तो अब प्रॉब्लम क्या है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो इंसेंटिव्स रजीम है उसको हम हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी इंतज़ामिया की जो सियासत है, ये गौर से बात सुने, हमारी जो इंतज़ामिया की अंदरून सियासत है वो हमारी पब्लिक की सियासत से ज़्यादा ताकतवर है। वो डिटरमिन करती है पाकिस्तान के पॉलिसी ऑप्शंस क्या हैं और क्या नहीं है। और उनमें अगर आप समझते हैं कि आप ये जो 22 ग्रेड है पाकिस्तानी पे के, इनको आप स्पेशलाइज कर सकते हैं ओवरऑल या ओवरऑल कर सकते हैं, तो वो जर्नलिस्ट कैडर जो असल में चलाता है हमारी इंतज़ामिया का, वो कभी इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए रुकावटें बनती हैं। उन्होंने एक महीना एजुकेशन सेक्रेटरी होना होता है, दूसरे महीने फाइनेंस सेक्रेटरी होना होता है, तीसरे महीने उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी होना होता है। तो अगर इन सारों की तनख्वाहें आप अलहदा कर देंगे जैसे कभी होती थी, तो फिर उनके लिए तो ये रुकावटें बन जाएंगी सारी, कोई इधर नहीं जाना चाहेगा, कोई उधर नहीं जाना है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब आप ये जस्टिफाई करेंगे, फिर आप ट्रेनिंग भी स्पेशलाइज करना चाहेंगे, तो वो सारे हर तरफ से जर्नलिस्ट कैडर जो है वो घेरा जाता है। इसी इन्होंने रोका हुआ है इसको कि हम ही रहेंगे, बाकी जाएं भाड़ में, देखी जाएगी जो होता है। क्योंकि इसकी जस्टिफिकेशन तो क्लियर है। हमने लास्ट खोज की थी, बज़ाहिर तो पाकिस्तान में सिर्फ 22 ग्रेड हैं पे के, लेकिन हमने 84 ग्रेड ढूंढ लिए थे। यानी मोटरवे पुलिस जो है उनसे लेकर के तो इस्लामाबाद पुलिस से लेके जिसके पास IT ट्रेनिंग आप गिनते चले जाएं, बैंकों में और है, ठीक है। तो ये पीस मील ऑन द प्रेफरीज करने देते हैं जो जहाँ पर ज़रूरत हो, लेकिन जो टेकिंग द बुल बाय द हॉर्न्स, जो असल इंसेंटिव स्ट्रक्चर को चेंज करना है, उसके लिए ये इजाज़त नहीं देते। अच्छा, हैरानगी की बात, फिर आगे चले जाएं, हमारी सियासी जमातें जो हैं उनका तो मुतालिया ही नहीं है, उनमें तो लोग ही नहीं है, उनके पास सोच फिक्र ही नहीं है। वो तो डिपार्टमेंट्स के यकीन जाने नाम नहीं जानते। वो किसको जानते हैं? उनके पास 4-5 ब्यूरोक्रेट जिनके नाम रटे हुए हैं, वो कई PTI के हैं, कई नून लीग के हैं, कई पीपल्स पार्टी के हैं, और उनसे इन्होंने पॉलिसी चलानी होती है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को तो करीब नहीं आने देते। तो वो जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं जो असल में ये जमातें चला रहे हैं, मसलन PTI में आप देख लें, शहजाद अरबाब साहब थे, वो प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट के हेड थे। 100 डेज़ का एजेंडा उन्होंने लिखा था, वो बड़े फ़ख्र से बताते थे। ये लोकल गवर्नमेंट का जो सत्यानाश किया उन्होंने किया। PTI हालांकि पॉलिटिकली स्पीकिंग सो कॉल्ड प्रो लोकल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसको तहसील पे रख के उसको ख़त्म कर दिया। सही है। तो जस्ट अ मिनट, मैं बात मुकम्मल करना चाहता हूँ। इसी तरह से अगर आप बाकी जमातों में देखें, जो चीज़ अब इंतज़ामिया जो है वो मसाइल का हिस्सा है, तो वो मसाइल का हल कैसे बन जाएगी? तो ये हमारी डेमोक्रेटिक बॉडीज़ की जो है कमज़ोर, डेमोक्रेटिक भी नहीं कहना, फैमिली फीफ्टम्स की कमज़ोरी है कि हमारे पास मुतालिया ही नहीं है। और जब कोई ऐसा आदमी सामने आ जाता है जिसका ये काम है या जो समझता है, और वो इलेक्टेबल है, टेक्नोक्रेट नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, ये जो नाम आप ले रहे थे बाहर से आया हुआ जो है ना फर्जी कार्रवाई नहीं है, वो सियासी है, तो वो फिर खतरे की टली बन जाती है, उसको निशाना लगा के फारग कर देते हैं। आप देख लें एतजाज़ एहसन के साथ क्या हुआ, रज़ा रब्बानी को देख लें, आप जहांगीर तरीन को देख लें, आप अलीम खान को देख लें, हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में आप देख लें, चौधरी निसार का हाल देख लें, मेरा हाल देख लें, और बेशुमार है।
कहने का मकसद ये है वो फिर नहीं है, वो जब घर के नौकर की हैसियत आपकी है तब तक ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इस तरह ये मुल्क आगे बढ़ेगा नहीं। बिल्कुल, इसके लिए मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को दरअसल आखिरकार एक इकनॉमिक ट्रांजिशन प्लान इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अफ़गान जंग की वजह से, ये जो मुशर्रफ दौर में हुई थी, पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश हुई थी और उस वक्त इशरत हुसैन और शौकत अज़ीज़ साहब ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन डॉलरों को पाकिस्तान की इकॉनमी में जाने दिया, जबकि दूसरे सेंट्रल बैंक्स जब एनॉमलस इनफ्लोज होते हैं तो वो एक प्रोसेस करते हैं, उसको स्टेरलाइजेशन करते हैं। उसकी वजह से, वो फ्लो आने की वजह से जो डॉलर था वो 100 रुपीज़ से 64 रुपीज़ पे आ गया और जो इंटरेस्ट रेट थी वो मतलब कोलैप्स ही कर गई 2-3% पे, और वो भी जब इन्फ्लेशन हमारी 20% यानी नेगेटिव रियल इन्फ्लेशन के ऊपर जो है ना, तो ये पैसे फिर इन्होंने बांटे बैंकों के ज़रिए। तो नतीजतन क्या हुआ कि पाकिस्तान शिफ्टेड फ्राम एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री टू एन इम्पोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कंट्री। और उस वक्त जो हमारा, अगर आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखें उस वक्त की एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट वेंट थ्रू द रूफ। यानी उस वक्त बहुत ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी लगे थे उन्हीं पैसों से, और वो ज़्यादा इंपोर्टेड मटेरियल के ऊपर लगे। इसलिए आपने एक डॉलर बनाने वाली मशीन बना दी, डॉलर खाने वाली मशीन बना दी। तो जब 2008 में ये कोलैप्स हुई, उस वक्त हम IMF के पास दोबारा चले गए और शौकत तरीन साहब ने पाकिस्तान को डेट का दरवाज़ा दिखा दिया। तो डेट फिर पीपल्स पार्टी ने दबा के ली, फिर नून लीग ने दबा के हाथ ली और इमरान खान ने हाथ ही कर दी। अब डेट हमें मिलना नहीं है। इन 20 सालों में आपने जो इकॉनमी बनाई है वो डॉलर खाने वाली मशीन बना दी है। अब जैसी आपकी ग्रोथ होती है, डॉलर की मांग पड़ती है, डॉलर आपके पास है नहीं तो कोलैप्स होकर आप दोबारा IMF, तो ये एक विशेष साइकिल बन गया। और इसमें अंदर एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है जो उस वक्त इशरत हुसैन साहब ने अप्रूव की थी, उसका नाम है कंज्यूमर फाइनेंस। तो कंज्यूमर फाइनेंस के ज़रिए जो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है भी सही, वो सारा हम कंजम्पशन लगा रहे हैं किसके ऊपर, जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, ये CKD किट हो गए, AC हो गए, ये माइक्रोवेव हो गए, इस तरह की चीज़ें, मतलब कंज्यूमेबल ड्यूरेबल ज़्यादातर जो हैं वो इंपोर्ट, वो सारा पैसा बाहर चले जाता है और उनको हम किस पे फाइनेंस दे रहे हैं, नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट पे, यानी मुफ्त पैसा दे रहे हैं, आप समझ लें उनको। तो ये चीज़ें जब तक आप शिफ्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमिक ट्रांजिशन नहीं करेंगे फ्राम एन import oriented country which we become to an export oriented country, उसके लिए आपको तमाम आपकी फाइनेंशियल, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी या कॉमर्स पॉलिसी, ये सब दोबारा ट्यून करनी पड़ेगी कि हम वापस उस तरफ जाएं। क्योंकि इन्होंने जो दरवाजे खोल दिए हैं, ये ऑटो पॉलिसी और ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते डॉलर्स। तो होता क्या है, फिर डॉलर चले जाएगा 500 पे, उसमें जो आप पेट्रोल ईंधन गरीब आदमी खरीद रहे हैं, जो भी उनके लिए जीना हराम हो जाएगा, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, हर चीज़ वो आप करना नहीं चाहते, तो आप रोक के रखते हैं, तो आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं ग्रो करती। तो इधर हम फंसे हुए हैं। तो पाकिस्तान नीड्स अ स्ट्रक्चर्ड, देखें कॉर्पोरेट सेक्टर जो है हमारा दुश्मन नहीं है। जो कॉर्पोरेट कैपेसिटीज़ हमने पैदा की हैं पाकिस्तान में, कॉर्पोरेट कैपेसिटी को हम कहते हैं जो आपकी फाइनेंस की एबिलिटी, आपकी मार्केटिंग की एबिलिटी, आपकी सेल्स की, प्रोडक्शन की, इसमें सारे मैनेजर की टीमें होती हैं, बड़ा कुछ होता है, वो हमने डेवलप किया है बड़े एक्सपेंसिवली। तो ये अब टाइम नहीं है कि उसको हम डिलैपिडेट कर दें, होंडा मोटर कंपनी के सारा स्टाफ फायर कर दें। इनको ट्रांजिशन करना है कि इस कैपेसिटी को वो उन चीज़ों के ऊपर लगाएं जो कि पाकिस्तान के लिए मुस्तफ़ीद है। हमारा बैंकिंग सिस्टम उनके ऊपर समाया लगाए, ना कि सिर्फ गाड़ियों की लीसिंग करता रहे और वो सारे पैसे 89% जो है वो मुल्क के बाहर चले जाए। वो पैसे यहाँ पर उन चीज़ों पे लगाएं जो कि हमारा प्रोडक्टिव फंक्शन जो है उसको तब्दील कर सकें टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। तो ये सारी फाइन ट्यूनिंग होनी है दोबारा, क्योंकि अफगानिस्तान की जंग तो दोबारा लगने की कुव्वत नहीं है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जनाब भेज दें जी वफद सऊदी अरेबिया, कहीं से डॉलर ले आएँ। सुपर लीड लगी हुई थी मियां मंशा की अखबारों में, मुझे याद है, बेग बोरो और स्टील बट ब्रिंग डॉलर्स। क्यों? क्योंकि उनकी सारी पल रही है डॉलर पे। तो डॉलर नहीं होंगे तो डॉलर कहाँ से आ रहे हैं? ये जो रेमिटेंस वाले हैं बेचारे, जो अपने खून पसीने से कहाँ से छुप छप के वीज़े पैसे दे के लगवा के बाहर मेहनत करते हैं, इनको जब आपको चाहिए कि हीरोज़ वेलकम मिले, ये जो क्रिकेट टीम जाती है, हम पहुंच जाते हैं ना ढोल लेके, फूल लेके एयरपोर्ट के ऊपर, तो इनके लिए भी ये होना चाहिए, क्योंकि ये असल में ये मईशत चला रहे हैं। ये जो 32 अरब डॉलर भेज रहे हैं ना, वो ना होते तो पाकिस्तान की लिविंग स्टैंडर्ड फ्लोर में से गिर जाना था। तो वो हीरोज़ हैं पाकिस्तान के, असली हीरोज़ वो हैं। उनके लिए रेड कारपेट बिछना चाहिए, उनके लिए ढोल बजाना चाहिए, फूलों के हार पहनाने चाहिए जाके उनको। वो पाकिस्तान को चला रहे हैं। और होता क्या उनके साथ, उनको लाइन में खड़ा कर देते हैं, बैग खोलो, इधर आओ, फलाने को पैसे दो, इधर चलो, गाड़ी पीछे करो, आगे। ये कोई तरीका है? आपको शुक्र, ये अशरफिया शुक्र करे कि वो बच्चे जो है हमारे बाहर जाके तो इनका पाल रहे हैं सिस्टम को। अव्वल तो वो जो 32 अरब डॉलर है उसको साइड पे रखना चाहिए था कि हमारी मुस्तकबिल की नस्लें जो हैं उनके लिए एक सेविंग्स बने वो, और हमारे मुल्क का कर्जा पे करें। लेकिन वो हम उड़ा रहे हैं किसमें? CKD किट्स में,
ये एसीज में, इन चीज़ों में सारा। सो ये पूरा इकोनॉमिक ट्रांजिशन प्लान आपको चाहिए। अब आप मुझे बताएं, ये जो सियासी जमातें हैं, इनके सारे मफादात इस इकॉनमी के साथ लिपटे हुए हैं। ये करेंगे ट्रांजिशन प्लान? ये बाहर से जाके 6 महीने चेपी लगा के गुजार लेंगे कि हमें $2 बिलियन मिल गया गल्फ से इन्वेस्टमेंट, रिकोडिक में चले इतनी गाड़ियाँ मंगवा लें। मतलब ये वही करना चाह रहे हैं। शार्क के बारे में कहते हैं कि शार्क का अगर आप पेट काट दें ना छुरे के साथ, और उसका पेट पानी में उसके सामने लटका दें, वो उसको खाएगा, वहाँ से बाहर आएगा, दोबारा खा लेगा, दोबारा खा लेगा, दोबारा खा लेगा। वो यही करेगा, ये लोग यही करेंगे। पाकिस्तान को आपने और हमने बचाना।